अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जी लेज़र फ़िज़िक्स के बारे में। ये हमारे पास है एमबीडी की बुक लेज़र फ़िज़िक्स। एमएससी फ़िज़िक्स के लिए और बीएस फ़िज़िक्स प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होती है। प्रोफेसर मोहम्मद कलीम अख्तर की ये बुक है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। उन्होंने कहा लाइट की क्वांटम नेचर के बारे में एक ब्रीफ सा नोट लिखे, राइट करे। ब्रीफ नोट राइट करे किसके बारे में? क्वांटम नेचर ऑफ लाइट की, जो क्वांटम नेचर है। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, व्हाट इज़ क्वांटम नेचर ऑफ लाइट की हमारे पास क्या होती हैं? जो लाइट होती है कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होती हैं लाइट। डिस्क्रीट मीन्स छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में होती हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में एनर्जी होती है या क्वांटा में होती हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग। मैक्स प्लैंक एक साइंसदान था, ठीक है ना, जिसने लाइट को एक्सप्लेन किया था। उसने बताया था कि लाइट डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी होती है या फिर क्वांटा की फॉर्म में होती है। किसने बताया था? मैक्स प्लैंक ने। उसने एक थ्योरी पेश की थी जिसको नाम दे दिया गया मैक्स प्लैंक थ्योरी। जो एनर्जी होती है वो सच क्वांटाइज, जो हमारे पास एनर्जी होती है वो सच क्वांटा इज़ गिवन एज, एनर्जी होती है ई इज इक्वल टू एच म्यू। ये एच है, ये वी शेप जो है इसे हम म्यू कहते हैं। म्यू हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी और एच होता है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट। उसके बाद आइंस्टाइन ने 1905 में मज़ीद इसमें एक्सप्लेनेशन की मैक्स प्लैंक थ्योरी में, और उसने नाम दे दिया गया क्वांटा को, फोटॉन का नाम दे दिया गया। क्वांटा की बजाय फोटॉन नाम दे दिया गया। डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी के जो पैकेट थे उसको नाम दे दिया गया फोटॉन का। किसने दिया? आइंस्टाइन ने। कब? 1905 के अंदर। उसके बाद आ जाती है प्रॉपर्टीज़, फोटॉन की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ नंबर 1, फोटॉन इज़ मिनिमम एनर्जी यूनिट ऑफ लाइट। फोटॉन हमारे पास क्या होता है? मिनिमम एनर्जी होती है लाइट की, जो हमारे पास इक्वल होती हैं इज इक्वल टू एच म्यू। ये कम से कम एनर्जी होती है जो लाइट फोटॉन होता है लाइट का, उसके पास ये एनर्जी लाजमी होगी, कम से कम एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। ये मिनिमम एनर्जी हैं जो फोटॉन के पास होती हैं, इज इक्वल टू एच म्यू। फोटॉन को हम बहुत कम वॉल्यूम के अंदर प्लेस कर सकते हैं या लोकलाइज कर सकते हैं। फोटॉन हमारे पास रिमेन्स लोकलाइज रहता है जब मूव फ्राम द लाइट सोर्स। जब लाइट सोर्स से मूव करता है तो वो लगातार रिमेन लोकलाइज ही रहता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हमारे पास फोटॉन ट्रैवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये क्या करता है? स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है या ट्रैवल करता है, जिसकी वैल्यू होती है c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन एम्प्टी स्पेस। ये एम्प्टी स्पेस में इतनी स्पीड के साथ मूव कर सकता है। कौन? फोटॉन। जो लाइट का फोटॉन होता है उसकी स्पीड कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसी तरह फोटॉन का जो रेस्ट मास होता है वो ज़ीरो होता है। फोटॉन का रेस्ट मास ज़ीरो होता है। ये एमसीक्यू के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फोटॉन का रेस्ट मास ज़ीरो होता है। फोटॉन ओनली एग्जिस्ट एज मूविंग पार्टिकल। फोटॉन सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त एग्जिस्ट करता है जब ये मूव करता है, ठीक है ना, मूविंग पार्टिकल की तरह, मूविंग पार्टिकल की तरह एग्जिस्ट करता है। उसके बाद फोटॉन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। फोटॉन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। फोटॉन के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। वे भी एमसीक्यू के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फोटॉन का मोमेंटम हमारे पास क्या होता है? मोमेंटम होता है हमारे पास p इज इक्वल टू एच और लैम्डा। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि हमने इसको निकालना कैसे है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेशन हमारे पास था ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसी तरह जो कम से कम एनर्जी होती है हमारे पास फोटॉन के पास ई इज इक्वल टू एच म्यू होती है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास ये एम सी एक सी ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद पी मोमेंटम होता है हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास सी है, एम मास है, तो ये मोमेंटम के इक्वल आ जाएगा। मोमेंटम इज इक्वल टू एच, हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा एच ओवर लैम्डा।
लैम्डा हमारे पास इक्वल 1/λ इक्वल होता है μ/c, या c इज़ इक्वल टू v लैम्डा। तो हमारे पास 1/λ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास μ/c। तो इसकी जगह 1/λ आ जाएगा इस μ/c की जगह। तो मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा h/λ। ये हमारे पास मोमेंटम फोटॉन का। अगर कोई पूछ ले कि फोटॉन का मोमेंटम क्या है तो उसका आंसर आपके पास ये होगा। अगर पूछ ले तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेशन एनर्जी किसको इक्वल होती है, तो हमारे पास इक्वल होती है E इक्वल टू mc²। इसका क्या मतलब है कि हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में, दोनों इंटर कन्वर्टेबल क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फोटॉन। फोटॉन का हम इंटरेक्शन करवा सकते हैं मैटर के साथ या फिर इलेक्ट्रॉन के साथ। फोटॉन का इंटरेक्शन किसके साथ करवा सकते हैं, कोलिजन मैटर के साथ या इलेक्ट्रॉन के साथ। इसी तरह फोटॉन को हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं नेचुरल प्रोसेस के साथ। लेकिन हम फोटॉन का डिके नहीं कर सकते, मीन्स ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, एक फोटॉन को दूसरी शेप में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। जिस तरह हम लोग न्यूक्लियस को डिके करवाते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन उसकी होती है, जब वो अनस्टेबल होता है तो स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह हम फोटॉन को नहीं करवा सकते। फोटॉन को हम सिर्फ़ और सिर्फ क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम इसका डिके नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होता है लाइट के ऊपर। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करें तो हमारे पास जो फोटॉन की तादाद होगी लाइट में वो कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर फ़र्ज़ किया हम लोगों ने इंटेंसिटी ज़्यादा कर दी है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स होंगे वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करने से नंबर ऑफ़ फोटॉन के ऊपर तो इफ़ेक्ट होगा, लेकिन जो हमारे पास फोटॉन की एनर्जी होगी उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ना वो कम होगी ना वो ज़्यादा होगी। सिर्फ़ और सिर्फ इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करने से नंबर ऑफ़ फोटॉन की तादाद ज़्यादा हो सकती है। इंटेंसिटी कम होगी तो वो कम हो जाएगा, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ़ फोटॉन की तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो फोटॉन है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है जब वो आपस में कोलाइड करते हैं। तो इसी तरह जब वो फ्लो करता है तो वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। जब कोलिजन होती हैं तो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, इसी तरह जब इसका फ़्लो होता है तो वेव की तरह बिहेव करता है। अब बात आ जाती है इंटेंसिटी। हमारे पास जो इंटेंसिटी हमारे पास होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं, जितने भी हमारे पास फोटॉन होंगे टोटल नंबर ऑफ़ फोटॉन। अगर एक फोटॉन है तो होगा E इक्वल टू h/μ। इसी तरह अगर फोटॉन एक से ज़्यादा हो गए तो हमारे पास आ जाएगा NH/μ, जितने भी हो गए, ठीक है ना। जब किसी थ्रू ए मीडियम जब किसी मीडियम में से पास करेंगे तो उसका जो एरिया होगा पर यूनिट एरिया, जितने एरिया में से पास करेगा जितना टाइम लगेगा पर यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन। क्या कहते हैं, फोटॉन। फोटॉन जब किसी मीडियम में से पास करता है, जितने भी फोटॉन पास करते हैं तो उस मीडियम का जो एरिया होता है, इस तरह जितना टाइम लगता है पर यूनिट टाइम, वो इक्वल होता है इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन्स ओवर एरिया इनटू टाइम। ये हमारे पास इक्वल होता है इंटेंसिटी के। इसी तरह इंटेंसिटी को हम कम या ज़्यादा करें, अगर रेडिएशन की इंटेंसिटी को हम ज़्यादा कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ फोटॉन ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम डिक्रीज़ कर दें तो वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। द नंबर ऑफ़ फोटॉन डज नॉट इंक्रीज़, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स हमारे पास इंक्रीज़ नहीं होते। इसी तरह दूसरा फैक्टर आया था फ्रीक्वेंसी। पहला था इंटेंसिटी ज़्यादा करने से क्या इफेक्ट होगा फोटॉन के ऊपर। इसी तरह हमारे पास अगर हम फ्रीक्वेंसी फोटॉन की ज़्यादा कर दे, क्या कर दे जी यहाँ पर व्हेन, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन या फोटॉन इंक्रीज़ तो क्या होगा, इससे सिर्फ़ और सिर्फ फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो मीन्स उसकी फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी ज़्यादा होगी, फोटॉन की नंबर ऑफ़ फोटॉन्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स होगी वो डज नॉट इंक्रीज़। जब हम फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करेंगे नंबर ऑफ़ फोटॉन्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ फोटॉन की एनर्जी कम या ज़्यादा हो सकती हैं। फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करेंगे, अगर ज़्यादा करेंगे तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन। जब रेडिएशन का हम इंटरेक्शन करते हैं, मीन्स कोलिजन करवाते हैं मैटर के साथ या इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसको हम बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग कंसेप्ट ऑफ फोटॉन थ्योरी। ये भी MCQ के लिहाज से आपने याद रखना है।
कि हम रेडिएशन का इंटरेक्शन मैटर के साथ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसके लिए? यूजिंग फोटॉन थ्योरी। यूजिंग फोटॉन थ्योरी। फोटॉन मीन्स आइंस्टाइन थ्योरी। फोटॉन थ्योरी किसने पेश की थी? आइंस्टाइन ने फोटॉन का नाम दिया था किसको? क्वांटा को या डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी को। किसने नाम दिया था? आइंस्टाइन ने फोटॉन। पहले थ्योरी थी प्लैंक्स थ्योरी, उसके बाद फोटॉन थ्योरी जो आइंस्टाइन ने फोटॉन का नाम दिया था, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आ गई जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर फोटॉन इज़ एनर्जी हमारे पास होती हैं डैट इज़ ट्रांसमिटेड, जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। ये हमने डिस्कस किया था इस पॉइंट में। फोटॉन क्या करता है? स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है एम्प्टी स्पेस के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? एनर्जी होती हैं जो ट्रांसमिट होती हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ थ्रू ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती हैं जिसकी ऑस्किलेशन होती हैं, ठीक है ना। जिसकी हमारे पास क्या होती हैं? ऑस्किलेशन होती हैं। तो हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ट्रांसमिशन होती हैं किस प्रोसेस के थ्रू? ऑस्किलेशन प्रोसेस के थ्रू। ऑस्किलेशन किसकी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 लेज़र फिज़िक्स का। करीम अख्तर की ये बुक है। तो अगर किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।